देखिए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ठीक है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी देखिए क्या होती है। देखिए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को यहाँ पर समझ लीजिए, फिर बाद में देखिए लिखवाते हैं। देखिए आपसे कह रहा है कि कोई एक सैंपल स्पेस है, उसमें एक कोई इवेंट आपकी क्या हो रही है, ए हो रही है, और उसी में आपकी क्या हो रही है, बी हो रही है। लेकिन यहाँ पर जो बी इवेंट है इसकी प्रोबेबिलिटी ऑलवेज क्या है, नॉट इक्वल टू जीरो है। यानी बी ऑलरेडी पहले ही हो रही है और जिसकी प्रोबेबिलिटी कुछ ना कुछ है और वो क्या है, नॉट इक्वल टू जीरो है। देखिए यहाँ पर इसमें जो है इसका भाग भी आ रहा है कुछ ए में, तो यहाँ पर अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालेंगे, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन वी ऑलरेडी अकर्ड, ठीक है, बात समझ में आई? तो ये कहलाती है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। इसमें आपका कोई ना कोई कंडीशन दिया होगा कि यहाँ पे ए की प्रोबेबिलिटी बताइए, ए में पहले से ही बी क्या हो रहा है, आपका घटित हो रहा है। जिस और जब कोई चीज़ घटित होती है तो उसकी प्रोबेबिलिटी ज़रूर कुछ ना कुछ होती है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर लगा दिया कि उसकी प्रोबेबिलिटी जीरो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जीरो प्रोबेबिलिटी किसकी होती है, इम्पॉसिबल इवेंट की होती है, और ऐसी कोई इवेंट है नहीं जो आपकी जो इम्पॉसिबल हो, ठीक है। इम्पॉसिबल क्या होता है कि आपने कॉइन को जैसे टॉस किया और टॉस करने पर वो कॉइन आपका क्या हो गया, खड़ा हो गया एकदम ऐसे सीधे सीधे, ना हेड आया ना टेल आया, तो ये क्या होता है, इम्पॉसिबल इवेंट होती है। और ऐसा कब पॉसिबल होता है, ऐसा जब भी पॉसिबल होता है जब आप जो है अनफेयर कॉइन यूज़ करें। अनफेयर का मतलब ये हुआ जाके कि कॉइन का जो आपका सरकमफेरेंस होता है उसको क्या बना दें, आप चौड़ा बना दें, ठीक है। जब चौड़ा बना दोगे तो सिक्का क्या हो जाएगा, खड़ा हो जाएगा। बात समझ में आएगी नहीं? तो ऐसा आपका अनफेयर से आता है कि अनफेयर में अगर आपने कोई चीटिंग कर दी है तो चीटिंग में ये इम्पॉसिबल इवेंट्स आती हैं, ठीक है। अदरवाइज ज़्यादातर इम्पॉसिबल इवेंट नहीं होती हैं। मतलब हमारे प्रैक्टिकल जीवन में कभी भी जो है ऐसी इवेंट नहीं होती कि हम कोई काम करें और हमें कुछ भी ना मिला, ऐसा कभी नहीं होता है, ठीक है। हाँ, कहीं कहीं हो भी सकता है, मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं तो हमें तो हर चीज़ का ध्यान देना है, तो कहीं हो भी सकता है, ठीक है। तो इसीलिए हम बता रहे हैं। तो देखिए ऐसा चीज़ जब ए कोई प्रोबेबिलिटी है और उसमें बी ऑलरेडी पहले से ही हो रही है, कंडीशन में दिया हुआ है, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कहते हैं, ठीक है। तो देखिए इसी चीज़ को हमने लिख दिया यहाँ पर, लेट ए बी टू इवेंट्स एसोसिएटेड विद अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ए अंडर द कंडीशन दैट बी हैज ऑलरेडी अकर्ड, ठीक है, whose probability PV is not equal to 0 called the conditional probability, ठीक है। इसका उल्टा भी लिख सकते हो आप जो है दूसरे तरीके से, then the probability of occurrence of B under the condition that A has already occurred, ऐसे भी कह सकते हो। दोनों क्या है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कहलाती है, जैसे आप लिखना चाहो, ठीक है। और इसको डिनोट कैसे किया जाता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन B, ठीक है। A अपॉन B लिखो या ऐसे लिख दो थोड़ा, ठीक है। तो आपका प्रोबेबिलिटी A अपॉन B, इसको कैसे पढ़ते हैं, प्रोबेबिलिटी having A when B already occurred, कैसे पढ़ेंगे बेटे, probability of having, probability of happening capital A when B already occurred, ठीक है, and probability of B always not equal to 0, then ये क्या कहलाता है, conditional probability कहलाता है, ठीक है। तो इसलिए conditional probability A upon B is equal to the probability of occurrence of A given that B has already happened, या similarly आप लोग लिख सकते हैं probability of B upon A, यानी इसको कैसे पढ़ेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ बी, बी क्या यानी कि प्रोबेबिलिटी जब ए आपका क्या है, ऑलरेडी दिया हुआ हो, ठीक है। तो बात समझ में आ गई होगी। अगला देखिए इंक्लूसिव फार्मूला जो आपने पढ़ाया, लॉ ऑफ एडिटिव पढ़ाया और आपका एडिशन थ्योरम पढ़ाया, ठीक है, और आपका ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़ाई। इन्हीं पर आपकी डिपेंड आपका जो है थ्योरम एक है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, ठीक है। तो अब मल्टीप्लिकेशन थ्योरम का प्रूफ देखिएगा क्या होता है। देखिए मल्टीप्लिकेशन थ्योरम क्या कहती है, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम का स्टेटमेंट है, लेट ए एंड बी आर टू इवेंट्स एसोसिएटेड विद ए रैंडम एक्सपेरिमेंट, देन वी प्रूव दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ बी व्हेन ए ऑलरेडी अकर्ड, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0, या हम लोग प्रूव कर सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये दोनों आपकी ए और बी जो इवेंट है वो कैसी हैं, आपकी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स नहीं है, ठीक है, समझ रहे हो। ये जो हम मल्टीप्लिकेशन थ्योरम कर रहे हैं ये दोनों इवेंट्स हैं, ये दोनों ए और बी इवेंट्स कैसी हैं, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स नहीं है, यानी इनका इंटरसेक्शन भाग कुछ ना कुछ जरूर होगा, ठीक है। तो ऐसी ये इवेंट देखिए यहाँ पर हम देखिए एक सैम्पल स्पेस आपका लिए ले रहे हैं, मान लीजिए सैम्पल स्पेस ऐसे ले लिया, ठीक है, और इसमें आपकी दो इवेंट्स हो रही हैं, एक आपकी क्या है ए और एक आपकी क्या है बी है, ठीक है। इसकी हमने फेवरेबल केस कितने मान लिए, एम मान लिया, इसके फेवरेबल केस हमने कितने मान लिए हैं, एस के फेवरेबल एलिमेंट्री इवेंट्स कितनी मान लिए हैं, और
इंटरसेक्शन जो कॉमन भाग है वो कितना हमने मान लिया, वो हमने मान लिया, उसके फेवरेबल केस आपके कितने हैं, एम है। ओके, देन हमें ये चीज़ प्रूव करनी है। देखिए इस चीज़ को पहले लिख देते हैं, लेट एस बी द सैम्पल स्पेस एसोसिएटेड विद द रैंडम एक्सपेरिमेंट हैविंग स्मॉल एन एलिमेंट्री इवेंट्स, ठीक है, एंड लेट m1 m2 एंड m इज फेवरेबल केसेस आर फेवरेबल केसेस विद रिस्पेक्ट टू द a b एंड a इंटरसेक्शन b, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर लिख दी। जब फेवरेबल केसेस पता है हमें, टोटल केसेस हमें पता है, तो हम लोग आसानी से इसकी प्रोबेबिलिटी भी निकाल सकते हैं। इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू क्या आएगा, फेवरेबल केस अपॉन टोटल केस। फेवरेबल केस कितने हैं, m है, और टोटल केस कितने हैं, n है। इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू हो गया m1 अपॉन n, प्रोबेबिलिटी b हो गया m2 अपॉन n, प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन b हो गया m अपॉन n। इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर दिया, ठीक है। सिंस m1 be the number of elementary events which are favorable to A, out of which m are favorable to B, ठीक है। यहाँ पर देखिए अगर हम बात करते हैं इसकी कि आपकी जो A इवेंट है, ठीक है, A इवेंट के फेवरेबल केस कितने हैं, m है, लेकिन इसमें देखिए थोड़ा सा भाग जो है, ये वाला भाग देखिए, ये आपका भाग जो है m पॉसिबल इवेंट्स, ये किसका है, आपका B का है। ओके, तो यहाँ पर देखिए A में कुछ आपकी जो है प्रोबेबिलिटी B की भी आ रही है, ठीक है, यानी B भी इसमें कुछ ना कुछ इवेंट घटित हो रहा है, जिसकी प्रोबेबिलिटी ऑलरेडी क्या है, नॉट इक्वल टू 0 होगा। क्यों, क्योंकि कुछ ना कुछ तो उसका फेवरेबल केस आ रहा है, जब फेवरेबल केस उसके हैं तो उसका 0 तो नहीं होगा, ठीक है, इसीलिए ये चीज़, ठीक है। तो ये आप जब लिखेंगे तो देखिए फेवरेबल है कि कितने हैं m1 एंड v क्या है, उसमें ऑलरेडी अकर्ड है, तो इसीलिए आप लोग इसको कैसे लिखोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन v ऑलरेडी अकर्ड, ऐसे तो लिखेंगे इसको। अभी हमने बताया था कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में, ठीक है, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आप कैसे लिखेंगे, इस तरीके से। तो देखिए यही चीज़ हमने लिखी है, m1 विद द नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स व्हिच आर फेवरेबल टू ए, आउट ऑफ व्हिच m आर फेवरेबल टू b। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ v अपॉन ए, या तो आप ये लिख सकते हैं a में आपका कितना प्रोबेबिलिटी है और b के कितना है, ठीक है। तो आप इसको चाहे फिगर को चेंज कर देते हैं, दूसरे के लिए आपका हो गया, सॉरी, तो आपका a और ये b, ठीक है। तो ये नोटेशन कि आपका a में b का भाग कितना है, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ b व्हेन a ऑलरेडी अकर्ड, ठीक है। देखिए इस चीज़ को कैसे लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ b अपॉन ए, फेवरेबल केस कितने हैं आपके, b के फेवरेबल, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ b निकाल रहे हैं, ठीक है, तो फेवरेबल केस कितने हैं b के, m है, और टोटल केसेस देखिए कितने हैं आपके, m है यहाँ पर, तो इसलिए इसका कितना आ जाएगा, m अपॉन m1। यहाँ पर n से भाग दे दिया दोनों तरफ, देखिए इसको भी n से भाग कर दिया और इसको भी क्या कर दिया, n से भाग कर दिया, क्यों, n कटेगा तो वही आ जाएगा m अपॉन m1, ठीक है। तो ये आपका आ गया, यहाँ इक्वेशन नंबर 1 यूज कर दिया, यूजिंग इक्वेशन 1, ठीक है। जब इक्वेशन 1 आप यूज करोगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ m अपॉन n क्या है आपका, प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन b, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन b, और m1 अपॉन n क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ a, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ a हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए अगर आप इसकी मल्टीप्लाई करते हैं इधर से, ठीक है, यहाँ पर देख लेते हैं छोटा सा, देखिए इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इस चीज़ को पहले लिख लो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू, इसकी मल्टीप्लाई अच्छा करिए तो ये क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ a और इनटू ये आपका क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ b अपॉन a, प्रोबेबिलिटी ऑफ b अपॉन a, ठीक है। तो ये पहला देखिए प्रूफ आपका आ गया, ये वाला, ठीक है। जहाँ पर देखिए आपका जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ a, क्योंकि a में कुछ ना कुछ तो घटित हो रहा है, इसलिए आपकी जो है प्रोबेबिलिटी जो आपका a होगा, तो प्रोबेबिलिटी a जो होगी वो ऑलवेज क्या होगी, नॉट इक्वल टू 0, सॉरी वो गलत लिख गए थे, ठीक है। तो आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ a क्या होगा, ऑलवेज नॉट इक्वल टू 0, इसीलिए यहाँ पर लगा देंगे इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ a इज नॉट इक्वल टू क्या है, 0, ओके। तो ये पहला प्रूफ आ गया। अगर देखिए सिमिलरली आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए आप सिमिलरली डाल सकते हैं दूसरे प्रूफ के लिए। जब सिमिलरली आप देखेंगे तो देखिए m2 बी द नंबर ऑफ इवेंट्स विच आर फेवरेबल टू b, आउट ऑफ विच m आर फेवरेबल टू कैपिटल A, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये फिगर आपका चेंज हो जाएगा, ये आपका क्या होगा, b होगा, और ये आपका क्या होगा, a का भाग। देखिए b में भी आपका क्या है, a का भाग आ रहा है। अगर b वाली इवेंट हम उठा लें तो इसमें देखिए m जो है केसेस किसके हैं, a के हैं, तो a के फेवरेबल हो गए, ठीक है। तो ये कंडीशन अब चेंज हो जाएगी, ये आपका क्या हो जाएगा, b। इसको देखिए कैसे लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ a इन b, भाई इसको ऐसे तो लिखेंगे कि b में आपका a की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो इसको कैसे डिनोट करते हैं, इस तरीके से। इसीलिए ये आपका आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ b, प्रोबेबिलिटी ऑफ a इन b। तो ये आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ a क्या होगा,
आपका m2 आ जाएगा। जब यहाँ पर आप लगाएंगे तो ये आपका n से भाग करेंगे तो ये चीज़ आ जाएगी, ठीक है। ये आपका आ जाएगा a/b और ये भी आपका क्या होगा a/b। तो ये आ जाएगा प्रोबेबिलिटी इंटरसेक्शन है और ये आपका आ जाएगा b यूजिंग इक्वेशन 1। तो ये आपका आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ b और ये आपका हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ a/b, ठीक है, व्हेन v इज नॉट इक्वल टू 0। ओके, तो ये आपका कंप्लीट प्रूफ हो गया। इसी को कहते हैं मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। तो ये दोनों भाग आपके आ गए, ठीक है। From a pack of 52 cards, 2 are drawn one by one without replacement. Find the probability of that both them are kings, ठीक है। यानी 52 पत्तों में से एक एक पत्ता निकालना है और आपको ये बताना है वो भी विदाउट रिप्लेसमेंट, मतलब एक निकाला, ठीक है, तो वो निकाल के अलग ही रख लिया, फिर से उसमें गड्डी में मिलाना नहीं है, ठीक है। इसको कहते हैं विदाउट रिप्लेसमेंट, ठीक है। तो बिना रिप्लेसमेंट के आपको 2 पत्ते चूज करने हैं एक एक करके, ठीक है, और वो दोनों क्या हो, किंग हो। तो उसके लिए देखिए यहाँ पर हमने रिलेट कर लिया, लेट K1 K2 बी द इवेंट विच शोज दैट द फर्स्ट एंड सेकंड कार्ड्स ड्रॉन आर किंग रिस्पेक्टिवली। देन रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी देखिए क्या होगा कि पहला पत्ता भी किंग हो एंड दूसरा पत्ता भी किंग हो। इसको अगर आप मल्टीप्लिकेशन थ्योरम से खोलोगे तो क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ K1 प्रोबेबिलिटी ऑफ K2 वैन K1 ऑलरेडी अकर्ड, यानी पहला पत्ता निकाला था वो पहले ही हो चुका है, ठीक है। तो इसीलिए प्रोबेबिलिटी जब दूसरे राजा की निकालेंगे तो उसमें पहले वाला राजा की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, घटित हो चुकी होगी, ठीक है। तो ये मल्टीप्लिकेशन थ्योरम से ओपन कर दिया। अब हमें ये 2 वैल्यूज चाहिए। तो देखिए सबसे पहले हम प्रोबेबिलिटी ऑफ K1 निकालेंगे, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ K1, तो K1 जब पहला पत्ता आप निकाल रहे होंगे तो आपके पास 52 पत्ते होंगे। 52 पत्ते में से एक किंग निकालने का तरीका क्या हो जाएगा आपका 52C1 टोटल केसेस। लेकिन पूरी गड्डी में कितने होते हैं, 4 पत्ते होते हैं किंग के, और चूज कितना करना है, 1, तो इसलिए 4C1 फेवरेबल केसेज हो गए। तो फेवरेबल केसेज अपन टोटल केसेज सॉल्व कर लिया, ये आ गया, ठीक है। अब देखिए एक पत्ता तो निकाल लिया, अब गड्डी में कितने पत्ते आपके बचे हैं, 51, और 51 में से एक पत्ता निकालना है, ठीक है। तो आपका जब अगला आप कार्ड जब निकालेंगे वो आपका अगर किंग होगा तो इसलिए इसको लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग, यानी सेकेंड किंग व्हेन फर्स्ट किंग ऑलरेडी अकर्ड। तो ये आपका आ जाएगा, देखिए अब किंग कितने, एक तो यहाँ निकल चुका है, इसलिए किंग कितने बचे, 3 केवल। तो इसलिए 3C1 क्या हो गया, फेवरेबल केसेज हो गए। और चूंकि एक पत्ता निकाल के अलग ही रख दिया तो बचे कितने आपके 51, तो 51C1 हो गया। इसको सॉल्व किया तो 3/51 आया, 1/17 आ गया, ठीक है। ये वैल्यू जब उठा के इक्वेशन नंबर 1 में रख दी तो इसकी वैल्यू आपकी होगी 1/13, इसकी हो गई 1/7। तो ये आपका हो गया आंसर, ठीक है। तो ये सवाल इस तरीके से लगेंगे, बहुत सरल सवाल है, ना समझ में आए तो पूछिएगा, ठीक है।